जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। दोस्तों, आज हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। सीटेट फरवरी 2026 की रिकॉर्डिंग यह सेशन चल रहा है। प्रतिदिन आपको एक सेशन मिलता है, एक प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाता है। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से हम प्रतिदिन कुछ क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि आपके सीटेट की तैयारी में काफ़ी मदद करता है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है कि संचार माध्यमों का अध्ययन। आप जानते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये मानव व्यवहार के अध्ययन के बारे में बताता है, मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के बारे में भी आपको बात करता है और सीखने के तरीकों के बारे में, अधिगम लर्निंग के बारे में भी ये बताता है। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा गया था कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव जवाब पूछा गया था। यहाँ पे देख पा रहे हैं नहीं शब्द है, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव आंसर ढूँढना था। तो आपका जो सही जवाब हो जाता है वो ऑप्शन डी हो जाता है, संचार माध्यमों का अध्ययन। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कौन-सी है इनमें से? तो आप जानते हैं कि शिक्षा कला है, विज्ञान है, विध्यात्मक विज्ञान है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे विध्यात्मक विज्ञान। पूछा जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? विध्यात्मक विज्ञान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? पहली बार मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? गाल्टन, हॉल, उंट और वाटसन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विलियम उंट ने पहली बार प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना उंट ने किया था। इनका पूरा नाम था विलियम उंट। आगे देखते हैं हम कि शिक्षा मनोविज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, मानक विज्ञान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? तो ये जो है एक तरह का आपका मानक विज्ञान है। शिक्षा जो मनोविज्ञान है वो एक मानक विज्ञान है जो कि मनोवैज्ञानिक तरीकों पर जो है इसका अध्ययन किया जाता है। आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि क्यों करना चाहिए इसका अध्ययन अध्यापक को? तो इसलिए करना चाहिए इससे शिक्षकों की आत्म संतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो आपका जो जवाब क्या होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा योगदान है वो क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बाल केंद्रित शिक्षा है। आगे हम बात करेंगे कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन था? तो मनोविज्ञान विषय बनने से स्वतंत्र विषय बनने से पहले इसे किस विषय के अंतर्गत पढ़ा जाता था? दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र और भौतिकी। किस विषय के अंतर्गत इसको रखा गया था? तो ये दर्शन शास्त्र के अंदर इसको रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास और नैतिक विकास। किससे संबंधित है? तो बच्चे की जो वृद्धि है ये मुख्यतः, चूँकि वृद्धि की बात जब किया जाएगा तो वृद्धि जो है फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शारीरिक विकास से। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? मतलब क्या कि वृद्धि की विशेषता इनमें से कौन-सा नहीं है? यह एक मात्रात्मक पहलू है, तो बिल्कुल सही है। वृद्धि का गुण क्या होता है? मात्रात्मक पहलू होता है। यह मापने योग्य नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है। यह जीवन पर्यंत नहीं है, तो ये सही है कि वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलता है, कुछ समय तक ये होता है, प्रौढ़ावस्था तक ये लगभग वृद्धि होता है, इसके बाद वृद्धि रुक जाता है। यह केवल शारीरिक विकास को प्रदर्शित करता है, दिखाता है, दर्शाता है, तो ये भी सही है, फिजिकल डेवलपमेंट। जबकि हम जानते हैं कि वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है, और मात्रात्मक जो होती है, वो क्या होती है? मापने योग्य होती है, मापने योग्य होती है, जबकि यहाँ पे कह रहा है कि यह मापने योग्य नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव जवाब पूछा गया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे क्या है कि वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है कि वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है आपसे। तो अभिवृद्धि शारीरिक होती है, सही है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, ये भी सत्य है। अभिवृद्धि मापनीय होती है। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होता है, अभिवृद्धि एक समय तक चलता है, उसके बाद क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया क्या नहीं है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं कि अंतर किसमें वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। यहाँ से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनते हैं। तो ये अभिवृद्धि जो होती है, वृद्धि जो होती है, यह शारीरिक होती है। यह मात्रात्मक रूप से जो है इसको दर्शाया जा सकता है। जब मात्रात्मक होगा तो यह मापनीय होती है, इसे मापा जा सकता है, इसे एक अंक प्रदान किया जा सकता है। यह एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। जबकि विकास क्या है? यह शारीरिक और मानसिक दोनों होता है, इसके दोनों पक्ष शामिल है। वृद्धि विकास का ही क्या है? एक भाग होता है। इसे गुणात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है। तो विकास जो होता है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक दोनों होता है। इसके दोनों पक्ष होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक, जबकि वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है। विकास को मापा नहीं जा सकता है। विकास को क्या किया जा सकता है? केवल इसका अनुमान लगाया जा सकता है, इसको अनुभव किया जा सकता है, इसको मापा नहीं जा सकता। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास जो होता है ये भ्रूणावस्था से लेकर के और गर्भावस्था से लेकर के, और ये क्या होता है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो ये है अंतर वृद्धि और विकास में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। अगला क्या है? वृद्धि जैविक प्रक्रिया है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। तो शिक्षा का एक लक्ष्य होता है, बिना लक्ष्य के ली गई शिक्षा व्यर्थ है। तो ये अब शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, तो ये तो सत्य है कथन। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ये भी कथन सत्य है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया, ये भी सत्य है। तो यहाँ पे लिखा है कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, जबकि अभी आपने क्या देखा यहाँ पे कि अभी आपने यहाँ पे देखा कि जो विकास होता है यह गुणात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है, या बोल सकते हैं कि मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। जबकि यहाँ पर क्या है कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, तो ये ऑप्शन कथन क्या है? गलत है। और पूछा गया निम्न में कौन सा सत्य नहीं है? नेगेटिव आंसर तलाश करना है, तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है मानव विकास को? या मानव विकास का अध्ययन करते समय हमें किन-किन क्षेत्रों पर ध्यान देना होता है? तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। अगला ऑप्शन में क्या है कि संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। इसी तरह से मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, यहाँ पे संवेगात्मक और सामाजिक है। यहाँ पे क्या है कि शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक। तो सही जवाब क्या होगा इसमें से? तो मानव विकास का किन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और सामाजिक विकास। तो ये जो फिजिकल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, ये जो चारों है ये मानव विकास के इन्हीं चारों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जो आध्यात्मिक विकास होता है वो सामाजिक विकास के ही अंतर्गत आता है। इसलिए सामाजिक विकास को अलग से यहाँ पे, आध्यात्मिक विकास को अलग से हम यहाँ पे जो है इसका अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि इसका अध्ययन कहाँ किया जाता है? सामाजिक विकास के अंदर ही आध्यात्मिक विकास का अध्ययन किया जाता है। और जो मनोवैज्ञानिक होता है इसका अध्ययन जो है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किया जाता है। तो इसीलिए मनोवैज्ञानिक और ये आध्यात्मिक यहाँ पर अलग से दिया गया था, जबकि संवेगात्मक विकास जो है इमोशनल डेवलपमेंट का नाम यहाँ पे नहीं था, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया था? गलत हो गया था। यहाँ भी मनोवैज्ञानिक को अलग
कर दिया गया था, जबकि संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक है, शारीरिक विकास की बात यहाँ पे नहीं की गई थी, इसलिए ये ऑप्शन जो है गलत हो गया था। शारीरिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और इसकी बात की गई थी, यहाँ पे संवेगात्मक विकास की बात नहीं हो रही थी, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया था। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि जो आध्यात्मिक विकास है वो किसके अंतर्गत आएगा, सामाजिक के अंतर्गत आएगा, और जो मनोवैज्ञानिक है वो किसके अंदर आएगा, संज्ञानात्मक के अंदर आएगा। तो आपका जो ए ऑप्शन हो जाता है वो बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं, मानव जाति में विकास होता है। मानव जाति में विकास होता है किशोरावस्था के अंत तक, बाल्यावस्था के अंत तक, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक, जीवन पर्यंत। तो विकास क्या होता है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक व स्व। शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक और संवेगात्मक। सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो अभी हमने आपको बताया था कि मानव विकास के 4 पक्ष होते हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं शब्द दिया हुआ है ना, तो विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, सत्य है ये। विकास, वृद्धि विकास का ये एक भाग है, ये भी सही है। विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है, ये भी सही है। तो पूछा गया नहीं है, तो आप जानते हैं कि विकास और वृद्धि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, दोनों एक दूसरे का समानार्थी नहीं है, बल्कि क्या है कि वृद्धि विकास का ही क्या है, एक भाग होता है, और वृद्धि संकुचित होता है, जबकि विकास क्या होता है, एक व्यापक होता है। तो यहाँ पे जो सही पूछा नहीं है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विकास का अर्थ है क्या है कि परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो विकास का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की जो श्रृंखला होती है वही क्या होता है, विकास होता है। अनुभव के फलस्वरूप व्यक्ति क्या करता है, लर्निंग करता है, अधिगम करता है, और जब अधिगम होगा तो उसके व्यवहार में क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, और वही परिवर्तन जब क्रियात्मक रूप से क्या होता है, जब बालक उसे प्रदर्शित करता है तो उसे हम बोलते हैं परिपक्वता। तो परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की जो श्रृंखला होती है उसी को हम विकास का अर्थ कहते हैं। अगला क्या है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच और सामाजिक कौशलों में वृद्धि। तो विकास के अंतर्गत जो वृद्धि होती है ये शारीरिक होती है, फिजिकल डेवलपमेंट में वृद्धि की बात होती है। तो जब इसमें हम क्या देखेंगे, वजन में जो वृद्धि है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मानव विकास है कैसा है, तो मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अपमानीय है, ए और बी दोनों। तो हम जानते हैं कि इसमें मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए और बी दोनों, मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। परिपक्वता का संबंध है किससे है, विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। तो परिपक्वता का संबंध किससे होगा, विकास से होगा। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास या परिणाम से। तो विकास जिस तरीके से परिपक्वता से जुड़ा हुआ है, उसी तरह से उद्दीपन किससे जुड़ा हुआ है, प्रतिक्रिया से जुड़ा हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला क्या है क्वेश्चन आपका, परिपक्व विद्यार्थी इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं की कोई स्थान नहीं है। तो यहाँ पे भावनाओं कोई स्थान नहीं है, तो निगेटिव जवाब आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अपनी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। जब परिपक्व विद्यार्थी हो जाता है तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और उसके मन में जितने प्रकार के द्वंद्व होते हैं उनका शीघ्र ही वह समाधान करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, दिख रहा है। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, नहीं इमोशनल होकर के जो है वो कोई काम नहीं करते हैं हमेशा, बल्कि वो बौद्धिकता के साथ वो किसी काम को करते हैं।
तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन में से विचलित नहीं होते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो इस मेथड को हम इल्यूमिनेशन मेथड कहते हैं कि गलत जो आंसर है उसे हम पहले ही हटा देते हैं। इस तरह से हम सही आंसर तक पहुँचने में हमें मदद मिल जाती है। अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है, तो मनुष्य केवल निम्न स्तर तक ही सीमित रह जाते हैं। आगे क्या है कि वंशानुक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। बालक बाल विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है, तभी वे अधिक प्रयास द्वारा सीख सकते हैं। जब वो सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, तो अधिक प्रयास से सीख कैसे सकता है? तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये भी गलत बात है। बालक की अंतर्निहित शक्ति को जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक उसकी मदद आप नहीं कर पाएँगे। उसके क्षेत्रों के बारे में आप नहीं जान पाएँगे, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा के आगे बढ़ सकता है, ये भी गलत है। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा यहाँ पे। सही कथन देना था, तो सही जवाब ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, प्रेरकों पर निर्भर करती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो परिपक्वता और अधिगम इस लगभग दोनों एक-दूसरे के क्या होते हैं? जुड़े हुए हैं, लेकिन परिपक्वता अधिगम से अलग कैसे है? अधिगम के लिए क्या चाहिए आपको? अभ्यास चाहिए बार-बार। अधिगम के लिए क्या चाहिए? प्रेरक चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए, जिससे व्यक्ति क्या होगा? प्रेरित होगा और वो किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित होगा, बार-बार वो कार्य को करेगा। जीवन पर्यंत चलने प्रक्रिया अधिगम जीवन पर्यंत चलती है। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी को परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। यह संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित है, विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है, कुछ विशेष आयु तक होती है। तो कह रहा है कि परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? तो यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया होती है। एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है, इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। क्या? परिपक्वता, अभ्यास, अधिगम, अभिभावकों का जोड़। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, परिपक्वता। परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना या चलना। तो परिपक्वता का एक उदाहरण क्या होगा? जब बालक चलना सीखता है, तो हम जानते हैं कि बालक अब क्या हो चुका है? परिपक्व हो चुका है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन-सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव जवाब देना है। तो अधिगम करने के लिए उचित वातावरण चाहिए, बिल्कुल सत्य है। परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है। अभी हमने बताया कि अधिगम और परिपक्वता दोनों एक-दूसरे से संबंधित होते हैं। तो जो है यहाँ पे पूछा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं, सहायक अधिगम सामग्री अधिगम में मदद करती है, बिल्कुल सही, ये सही जवाब होगा। अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा महत्वपूर्ण है, ये भी सही जवाब होगा। आपसे पूछा गया था कौन-सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव चुनना था, तो परिपक्वता से कोई संबंध नहीं है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सत्य हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज के सेशन में कुल 30 प्रश्नों को हमने देखा है, जो कि आपके प्रैक्टिस सेट 2 से है ये। और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के सीटेट में, DSSB में, केवीएस जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वहीं से ये सभी क्वेश्चन आपका जो है कलेक्शन किया गया था, जो कि आपके विभिन्न जो आपके जो टीचिंग संबंधित एग्जाम है, सीटेट है, या यदि आप DSSB, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी इससे मदद मिलने वाला है। तो जुड़े रहिए सेशन से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो है अधिक से अधिक लोग चैनल को सेशन से जुड़ पाएँ, जिससे जो है हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को ढूँढते हैं और ढूँढ करके फिर आपके सामने उसे लाने की पूरा प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, शुक्रिया।